गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 7 हमारा संज्ञा है। संज्ञा को आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अभी हमारे हिंदी सेकंड पेपर में जितने भी चैप्टर होते हैं, यहाँ पे मैं कंटेंट्स को दिखा रही हूँ। एक बार मेरी ये पूरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद से आप जो है आगे बढ़िए। जैसे ये हमारे कंटेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये विषय सूची जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे जितने भी आपको चैप्टर ये दिखाई देते हैं, ये क्लास 1 से ही शुरू हो जाते हैं और क्लास 1 से लेकर के 8 तक ये सारे चैप्टर चलते रहते हैं। सेकंड पेपर की बात कर रही हूँ मैं। ये जैसे भाषा, वर्ड, शब्द, शब्द रचना, शब्द उपसर्ग प्रत्यय, शब्द समास, संज्ञा, जैसे लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय या विकारी शब्द, तत्सम शब्द, फिर आपके आ जाते हैं मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, पत्र, निबंध। ये सारी जो आपके सेकंड पेपर में दिया हुआ विषय सूची है, ये आप क्लास 1 से ही पढ़ते आए हैं। 1 से लेकर के इस 8 तक के दौरान में बदला है कुछ तो सिर्फ यही कि जो चीज़ें आप सिर्फ संज्ञा को लेके पढ़ते थे, वह उसके डेफिनेशन के साथ बड़ा होते जाता है। चैप्टर वही रहते हैं, नेम वही रहता है, उसके अंदर के भाव जो होते हैं वो बदलते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। नाउन को आपने पहले भी पढ़ा था और हर साल ही पढ़ रहे हैं, और आज के इस साल जबकि आप क्लास 8 में हैं तो भी आप पढ़ रहे हैं। फ़र्क इतना ही है कि इसमें और वो जो भी चीज़ें सीमित हुआ करती थी, संकुचित हुआ करती थी, वो चीज़ें और बृहद होती जाती हैं, उसके डेफिनेशन बड़े होते जाते हैं। उसके भेद को पहले हम जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल के पढ़ते थे। आज जो है हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब को लेकर के डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी कि यह चीज़ें जो है धीरे धीरे करके बड़ी होती जाती हैं। हमारे उस समय क्लास 1 से लेकर के 8 तक के दरमियान इसमें जो फासला होता है वो यही होता है। आज की चैप्टर हमारी संज्ञा है, जिसके बारे में सभी जानते हैं, इसकी परिभाषा को सभी समझते हैं, सभी बोलते हैं और सबको लर्न होता है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। छोटे बच्चों से जब हम पूछेंगे तो बताएं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरीके से जो हम लोग की पढ़ने की शैली होती है, जो क्लास वाइज धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और उसमें अर्थ, उसकी परिभाषाएं धीरे धीरे बदलती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं। एक के अंदर से उसके अंदर से एक भेद जो है निकलते जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि हम लोग वो चैप्टर जो है छोटे से बड़ा, जब आप क्लास में रहे होंगे तो पूछा जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। आपने एक लाइन में लिख दिया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, हो गया काम आपका वहीं ख़त्म। बहुत लिखना होगा तो राम आगरा। अब क्या है, अब वही संज्ञा क्लास 8 में आके बदल गया है, उसके कई भेद हो गए हैं, उसके भेदों के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। इन सारी चीज़ों को पढ़ने से अब हम जो है आगे बढ़ेंगे। हमने ये बातें आपको इसलिए बताई कि आप बचपन से ये चीज़ पढ़ते आए हो, तो अब आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और सही तरीके से आप इसको आगे फॉलो करोगे, पढ़ोगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है उसका नाम होता है। हमारे मन में जितने भाव जागृत होते हैं उनके भी नाम होते हैं। इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का
बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली और भारत। मेरे पिताजी वकील हैं, पिताजी। शेर जंगल का राजा माना जाता है, राजा, शेर, जंगल। गुलाब में खुशबू के साथ कांटे भी होते हैं, गुलाब, खुशबू, कांटे, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, सुख दुख जीवन, ये जो है ये सारे इसके परिभाषाएं हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम है। ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भगत सिंह, प्रेमचंद, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी आदि। डेफिनेशन में आपने ध्यान दिया होगा कि जो शब्द जो है किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, तो यहाँ पे व्यक्ति के बारे में हम बता रहे थे, भगत सिंह, प्रेमचंद, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी। वस्तु क्या है? रामायण, कोका कोला, मैगी, कैडबरी, फेविकोल आदि। स्थान आगरा, मुंबई, जयपुर, अलीगढ़, पटना, इंदौर, गोरखपुर इत्यादि। ये हो गया व्यक्ति, वस्तु और स्थान। मतलब जो किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द यानी जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम, कह रहे हैं कि शब्द जो किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराए। तो सबसे पहले प्राणी, लड़का है या लड़की है, कुत्ता है, घोड़ा है, बकरी है, कबूतर है, ये क्या है? प्राणियों में आ गया। स्थान के नाम में शहर हो गया, देश, बाजार, गांव, डाकघर आदि। वस्तुओं के नाम में मेज, कुर्सी, कलम, किताब इत्यादि। तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कि उसका हाव भाव का बोध कराए, उसके बारे में ज्ञान कराए कि वह कैसा है, बूढ़ा है कि जवान है, मोटा है, पतला है, अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है। जैसे बचपन, जवानी, मिठास, कड़वाहट, सुंदरता आदि। कुछ लोग अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य और पदार्थों का बोध होता है, किसी धातु, द्रव्य, पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, दूध इत्यादि। और समुदायवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो उन्हें समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, कक्षा, झुंड, भीड़ इत्यादि। ये क्या है? समूह का सूचक है, समुदाय का सूचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप कह रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे
कुछ व्यक्ति अपने गुण या विशेषताओं के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हो जाते हैं तथा वे उन गुण या विशेषता के पर्याय बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है। जैसे श्रवण पितृभक्ति के लिए जाने जाते हैं, कर्ण दान के लिए प्रसिद्ध हैं। श्रवण कुमार को कलयुग में श्रवण कुमारों की कमी नहीं है। तुम नहीं जानते वह तो पूरी नगरी करोड़ों की है। ठीक, यहाँ पे दो तरह के शब्द वाक्य दिए गए हैं। श्रवण पितृभक्ति के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को मिला के कैसे प्रयोग किया जाता है ये बताया गया है। कर्ण जो है दान के लिए प्रसिद्ध है और कलयुग में भी श्रवण कुमारों की कमी नहीं है। तुम्हारी पूरी नगरी या वह पूरी नगरी या तुम ही नहीं जानते वो पूरी नगरी करोड़ों की है, यानी कि दानवीर करोड़ों की है। जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्ति विशेष के लिए भी प्रसिद्ध हो जाता है तथा वे जातिवाचक होकर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे सरदार, सरदार शब्द सरदार पटेल के लिए, पंडित शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए है। लेकिन सरदार भारत के पहले गृह मंत्री थे। पंडित जी ने लाल किले पर झंडा फहराया। अब हम आते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। तो अभी आप जितना पढ़ चुके हैं उसको हम एक बार पुनः आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जितना भी हम अभी आपको समझाए हैं पढ़ाए हैं उसके आगे अब हम पढ़ाएंगे, लेकिन उतना हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप फिर से वापस से इसको देख लीजिए। हालांकि आपके पास तो बुक होगी ही, लेकिन उसके बाद भी फिर आप एक बार इसको देखिए, इसको समझिए, ताकि आपकी जो बुक है आप जब उसे खोलें तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है उसके बारे में हम अच्छे से रीड कीजिए और उसके बारे में जानिए। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको इसके बारे में बता दिया कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या पढ़ना था ये बता दिया। संज्ञा के भेद कितने होते हैं ये मैंने बता दिया। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इन तीनों को बता दिया कि कैसे इनको पढ़ना। फिर भाववाचक संज्ञा क्या है इसको मैंने बता दिया कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, स्वभाव का वर्णन करते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे है कि जवानी, बुढ़ापा, मिठास, कड़वाहट, सुंदरता इत्यादि। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जैसे अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के दो और भेद माने गए हैं, जैसे द्रव्यवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे घी, तेल, दूध, सोना, चांदी। और समुदायवाचक किसी समूह, झुंड की तरफ इशारा करते हैं, जैसे सेना, दल, कक्षा, झुंड, भीड़ इत्यादि। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर जातिवाचक या संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना, या जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना। जैसे इसको इसमें चेंज करके प्रयोग करना या इसको एक साथ प्रयोग करना, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप बड़े धैर्य के साथ एक एक लाइन को अच्छे से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। इसको पढ़ते समय एक बार अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा को जरूर पीछे से देखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का डेफिनेशन क्या है। जब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण और उसका डेफिनेशन याद रहे, मतलब उसकी परिभाषा याद रहेगी, या जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण और परिभाषा याद रहेगा, तभी अब कोई भी परिभाषाएं जब आपको याद रहेंगी तो उसको करने में आपको असुविधा नहीं होगी। तो इसलिए आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आपका हो गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, और जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही चैप्टर स्टार्ट होने के पहले ही हमने आपको बता दिया था कि आप क्लास 1 से लेकर के 8 तक का फासला आपने तय किया है,
तो आप वो सारी चीज़ें जो आपके क्लास 8 में, वही सारी चीज़ें आपके क्लास 1 में रहती है। 1 से लेकर के 8 तक में जो बदलती हैं वो यही कि इसके अंदर का भाव बदलता है, डेफिनेशन बदल जाता है, उदाहरण ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके भेद वगैरह के बाद उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बाकी चीज़ें वही रहती हैं। तो पढ़ते आप धीरे धीरे वहीं से आ रहे हैं, इसलिए आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। भाववाचक संज्ञा बनाना, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाने से ये दिखा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, या सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। इन सभी के अंदर जितने शब्द आप देख पा रहे हैं, जितने भी शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सभी शब्दों को एक बार आप अच्छे से अपनी बुक को खोल करके उसमें ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। और सिर्फ पढ़िएगा नहीं बल्कि उसको समझ के पढ़िएगा, तभी वो आप तक आ पाएगा, वरना तो फिर वो आपके ऊपर से निकल जाएगा और आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। जातिवाचक संज्ञा मित्र, भाववाचक क्या है, मित्रता। संस्कृति का संस्कार, जैसे यहाँ भातृत्व, जवान का जवानी। वैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, मम, स्व, पराया, सर्व, तो ममता, ममत्व, स्वत्व, परायापन, सर्वस्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, मधुर, करुण, मीठा। ये क्या है, उसकी विशेषता है, विशेषण है, ये मधुर है, करुण है, मीठा है, व्याकुल है, परेशान है, चतुर, चालाक है, स्वस्थ है, सही है। तो इससे भाव कैसे बनेगा, मधुरता, करुणा, मिठास, व्याकुलता, ईमानदारी, चतुरता, स्वास्थ्य, सरलता इत्यादि। ये जितने शब्द आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों को बारीकी से आप अच्छे से एक एक शब्द को पढ़िएगा और उसका भाव भी पढ़िएगा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, जैसे पूजना, धमकाना, जीतना, बुनना, दौड़ना, थकना, ये सब है। तो पूजा, धमकी, मांग, दौड़, थकान, जीत, बुनाई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसी तरीके से कुछ और भी यहाँ पे है, जैसे घबराना से घबराहट हो गया, लिखना से लिखावट, और रहना सहना से रहन सहन, खाना पीना से खान पान, और भागना दौड़ना से भाग दौड़। अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, अव्यय शब्द है समीप, नीचे, ऊपर, धिक, दूर, शीघ्र। तो समीप पे नीचाई, ऊपरी, धिक्कार, दूरी, शीघ्रता। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपके इस चैप्टर में थी संज्ञा के नाम पे, वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप जो है एक बार मेरे बार बार कहने का कुछ तो असर आपके पे होगा कि आप एक बार अपनी बुक को खोलिएगा और उस बुक के अंदर जो है अच्छे से एक एक लाइन को पढ़िएगा। ये तो सुन रहे हैं आप, और सुन रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन सुनने और देखने के बाद जो है आप अपनी बुक खोलिएगा और उसको जो है अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इससे जो भी चीज़ें आपकी कहीं से छूट गई होंगी या नहीं हुई होंगी वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका ये अभ्यास कार्य है, इसे भी आप देख लीजिए, इसको आप अपने बुक में टिक लगा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। दूसरा क्वेश्चन है आपका नीचे लिखिए संज्ञा शब्दों को उनके भेदों के अनुसार लिखिए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, और यहाँ पे उसके जो है यहाँ पे दिए हुए शब्द जितने हैं उनको उनके ब्लॉक में लिखना है। ध्यान से देखिएगा और अपने बुक में फिल कीजिएगा। फिर आपका है भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं इनसे जो है आपको भाववाचक संज्ञा बनाए। जैसे निकट से निकटता, मम से ममता, नारी से नारीत्व, उठ से उठना, ठग से ठगना, धिक से धिक्कार, मीठा से मिठाई इत्यादि। फिर इसी में से कुछ दो लाइन यहाँ पे है, सज्जन, ब्राह्मण, मना, महान। ध्यान से देख लीजिए इसको। फिर आपका है 4 नंबर, नीचे लिखे शब्दों के सामने व्यक्तिवाचक या जातिवाचक जो उचित हो वो लिखिए, मतलब जिसका हो उसको लिखना है आपको। तोता, मेज जातिवाचक, कोका कोला आइसक्रीम व्यक्तिवाचक, जंतर मंतर जातिवाचक, निहाल चंद व्यक्तिवाचक,
ये देख लीजिए ध्यान से आप। फाइव नंबर क्वेश्चन, वाक्यों में आए रंगीन शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं जिन शब्दों से बने हैं उन्हें सामने लिखो। यानी कि ये जो कह रहा है रंगीन शब्द ये भाववाचक, अपनापन, चोरी, सज्जनता, नेतृत्व, संस्कार। अपनापन से अपना, चोरी से चोर, सज्जनता से सज्जन, नेतृत्व से नेता और संस्कार से संस्कारी, ये आपके शब्द बन गए हैं। फिर आपका है रिक्त स्थानों को कोष्ठक में दिए गए शब्द के भाववाचक संज्ञा रूप से करो, मतलब उसको कंप्लीट करना है। सफ़ेद से सफ़ेदी, व्यस्त से व्यस्तता, सुंदर से सुंदरता, वीर से वीरता, बच्चा से बचपन। यहाँ पे ये जितने आपको क्वेश्चन मैंने अभी फिल करने के लिए दिखाए हैं उसको एक बार ध्यान से आप देखिए और उसको जो है फिल कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। पहले नंबर से एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे टिक लगा हुआ है, टिक द करेक्ट वर्ड। नंबर 2 से 3 जो है ये फिल करने वाला है। 3 नंबर का कुछ वर्ड्स यहाँ पे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 4 को पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका लास्ट है। उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको PDF के थ्रू भेजा जाएगा। यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर को लेके आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।